नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है उदेश कुमार और टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो दोस्तों पीडियाट्रिक नर्सिंग में हमारी काफ़ी क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स उनके बारे में बात की है। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने हाइपरट्रोपिक पायलोरिक जो स्टेनोसिस है उसके बारे में बात की थी। उससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में पढ़ा था। आज की जो हमारी जो क्लास है उसके अंदर सबसे मेन जो डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया, क्योंकि फिनाइल कीटोन यूरिया जो है दोस्तों वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो फिनाइल कीटोन यूरिया से पूछे जाते हैं। एडवांस सीरीज में अभी तक हमने ओबीजी, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल, आई ईयर, जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, इंटीग्यूमेटरी, रीनल, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अभी तक हमने पढ़ा है। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में एक एक क्वेश्चन, उसका जो सिलेबस है उसको भी हमने कोशिश की है ख़त्म करने की। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हमारी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट विद फिनाइल कीटोन यूरिया। एक नर्स है दोस्तों, एक इन्फेंट की केयर कर रही है और उस जो इन्फेंट को जो डिसऑर्डर है दोस्तों दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। जो कौन सा डिसऑर्डर है? फिनाइल कीटोन यूरिया डिसऑर्डर है। व्हाट डाइट शुड द नर्स एंटीसिपेट विल बी ऑर्डर्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो आपको ऐसा क्या लगता है दोस्तों कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो कौन सी डाइट ऑर्डर करेगा ऐसे पेशेंट के लिए जिसको क्या है दोस्तों फिनाइल कीटोन यूरिया है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक दे रखा है दोस्तों फैट फ्री डाइट करेगा, दूसरा दे रखा है प्रोटीन एनरिच डाइट करेगा, तीसरा दे रखा है फिनाइल एलेनिन जो फ्री डाइट है दोस्तों वो करेगा और चौथा दे रखा है आपको लो फिनाइल एलेनिन। अब देखो दो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही लग रहे होंगे आपको। एक तो लग रहा होगा क्या तो फिनाइल एलेनिन फ्री आएगा या लो फिनाइल एलेनिन आएगा, तो दोनों में से एक आंसर होगा। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों कि फिनाइल कीटोन यूरिया होता क्या है। व्हाट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ इसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स है दोस्तों उनके बारे में बताता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। डायरेक्टली इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछे जाते हैं, तो आपको आने चाहिए वो, तो उनके बारे में बात करते हैं। इसेंशियल एमाइनो एसिड, इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हो कि हमारे आजकल जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने सब टीवी चैनलों पर रहते हैं, वो पीएम हिट ऑल टीवी, ठीक है। एक एबी हिल एनपीटीटी के नाम से भी है, वो सब सुनते हैं, बट मुझे ये अच्छी लगती है, मैंने खुद ने बनाई है ये ट्रिक कि पीएम हिट ऑल टीवी, कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उसने जितने भी टीवी हैं सबको क्या कर रखा है दोस्तों हिट कर रखा है। तो इसमें आपको याद रखना है कि भाई पी का मतलब क्या होगा, एम का मतलब क्या होगा, एच क्या होगा, आई क्या होगा, टी क्या होगा, ए क्या होगा, एल क्या होगा, दूसरा एल क्या होगा, इसके अलावा टी क्या होगा और वी क्या होगा। तो P4 जो पहला जो आता है दोस्तों जो इस डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे दैट इज फिनाइल एलेनिन। तो पहला हमारा क्या आता है फिनाइल एलेनिन आएगा, फिनाइल एलेनिन। दूसरा दे रखा है दोस्तों एम फॉर मिथियोनिन, मिथियोनिन। इसके बाद देखा एच इज हिस्टिडीन। थोड़ा सा मैं बताऊंगा इनको कि हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो होते हैं दोस्तों ये दो, इनको सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड भी बोलते हैं। इसके बाद में आई फॉर आइसोल्यूसिन, टी फॉर ट्रिप्टोफेन, एक टी होता है इसका मतलब होता है थ्रियोनिन, एल फॉर लाइसिन और एक एल इज ल्यूसिन और एक वी है वो है वैलिन, एक वी है वैलिन, ठीक है। तो ये 10 हो गए दोस्तों आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसेंशियल मतलब क्या होता है जरूरी। इसेंशियल मतलब क्या होता है दोस्तों जरूरी, मतलब कि हमारी बॉडी इनको फॉर्म नहीं कर पाती है। ऐसे अमीनो एसिड जो हमें डाइट के अंदर लेने जरूरी होते हैं, इसेंशियल होते हैं, हमारी बॉडी इसे बना नहीं पाती है, वो क्या कहलाते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं कि हमारी बॉडी नहीं बना पाएगी ये, तो दीज आर द इसेंशियल। अगर हमारी बॉडी बना ले तो हमारे लिए क्या है जरूरी नहीं है। तो ये ऐसे अमीनो एसिड है दोस्तों, ये हमें लेना जरूरी है, अगर नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इन्हें हम किस नाम जानते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा याद रख लेना दोस्तों कि लाइफ के कुछ स्पेसिफिक के एज ग्रुप में कई बार हिस्टिडीन और जो आर्जिनिन है वो बॉडी नहीं बना पाता है मान लो, तो इनको कई बार सेमी इसेंशियल में भी आ जाता है। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों दैट इज हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। तो हिस्टिडीन और जो आर्जिनिन है वो इसेंशियल के अंदर भी काउंट होते हैं और सेमी जो इसेंशियल दोस्तों उसके अंदर भी काउंट होते हैं। अब भूलते कहाँ हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है वो टायरोसिन से होती है, क्योंकि आप ट्रिक में टी याद रख लेते हो और टी में क्या आ जाता है दोस्तों टायरोसिन आ जाता है, लेकिन ध्यान रखना टायरोसिन जो होता है दोस्तों दिस इज ए नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये क्या है एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे भाई, टायर है उसको खाया नहीं जाता,
टायर को खाया नहीं जाता तो नॉन इसेंशियल, नहीं खाया जाता तो नॉन, नहीं नॉन, ठीक है, तो टायरोसिन नहीं होता। अब यहाँ पर इस डिजीज के अंदर भी आपको जो टायरोसिन है दोस्तों उसकी क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अब डिजीज का क्या नाम है दोस्तों, फिनाइल कीटोन यूरिया। डिजीज का क्या नाम है, फिनाइल कीटोन यूरिया। तो एक्चुअली में दोस्तों आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको, इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो हमारा जो यूरिन है उसके अंदर फिनाइल के जो एलेनिन है दोस्तों, उसके फिनाइल एलेनिन के जो कीटोन्स हैं, फिनाइल एलेनिन के जो कीटोन्स हैं दोस्तों, वो यूरिन के द्वारा क्या होते हैं, पास होते हैं। इसके कारण इस डिसऑर्डर को हम किस नाम से जानते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो बस सिर्फ बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ कि बस इसका नाम क्यों पड़ा, कि फिनाइल एलेनिन जो है दोस्तों उसका एक्चुअली में सही तरह से क्या नहीं हो पाता है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। जब उसका सही तरह से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसके कारण से जो फिनाइल एलेनिन है उसको जिस चीज़ में चेंज होना चाहिए था वो उसमें चेंज नहीं हो पाता है। उसमें चेंज नहीं होगा तो जो कीटोन जो होते हैं दोस्तों वो जो फिनाइल एलेनिन है वो और किसी में कन्वर्ट होगा, और किसी में कन्वर्ट होगा तो वो यूरिन के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इस डिसऑर्डर को हम किस नाम से जानते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया के नाम से हम इस डिसऑर्डर को जानते हैं। इसलिए हम इस डिसऑर्डर को फिनाइल कीटोन यूरिया के नाम से जानते हैं। तो अब फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहली बात दोस्तों, देखो कई सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं, इस एक डिसऑर्डर से आपको कई सारी चीज़ें करा दूंगा मैं, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार सर ये बढ़िया तरीका है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो डिसऑर्डर है ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। दिस इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है दोस्तों ये, ठीक है। तो हम वो पढ़ते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो उसमें ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो कई बार है ना दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्या आता है दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो डायरेक्टली मान लो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। तो आपको वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से डिसऑर्डर्स ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, ठीक है, उसकी ट्रिक है WHAT, मतलब वोट, मतलब क्या बात कहना चाहते हो आप, क्या बात कहना चाहते हो। और यूपीएससी से आप याद रख सकते हो USSC, और एक आएगा इसमें G, ठीक है, वोट USSC G, यूपीएससी की जगह आपको याद रखना पड़ेगा USSC G, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी याद रखते हो, सूसी जी याद रखो, चलो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, वोट सूसी जी, ठीक है। सूसी कोई लड़की है, आप उसकी रेस्पेक्ट करते हो, उसको जी से बोलते हो, आप उसको बोलते हो सूसी जी। क्या बोलते हो, सूसी जी, SSU, सूसी, मतलब सी को डायरेक्ट बोलो, सूसी जी, ठीक है। उसने कुछ बोला और आपको सुना नहीं, ठीक है, तो आपने उसको कहा कि हाँ वोट सुसु जी, वोट सुसी जी, आपने क्या कहा, ठीक है, सुसु जी नहीं सूसी जी। तो थोड़ा सा देखो कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उन सब के बारे में आपको बता दूंगा। जैसे दोस्तों पूछ सकता है कि भाई विल्सन जो डिजीज है जो कि हम पढ़ेंगे भी पीडियाट्रिक में, वो कौन सी टाइप का डिसऑर्डर है, तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ये होता है। इस बाद एस से पूछते हैं, तो एस से होता है हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा कि भाई कौन कौन से याद करना जरूरी है, जी सारे याद नहीं भी करो तो कुछ तो ऐसे हैं दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। α1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, α1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी फॉर ए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टी से तो आप कोई भी डिजीज में आप बोलने के लिए बोलूँगा तो आप क्या बोलोगे, थैलेसीमिया, तो जो थैलेसीमिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एस का एक डिसऑर्डर बताओ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सिकल सेल एनीमिया जो होता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में एक जो एस की जो डिसऑर्डर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एस फॉर स्टोरेज डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ग्लाइकोजन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, और एक इसके अंदर आता है लाइसोसोमल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो छोड़ो। लाइसोसोमल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है, अभी मैं जूम कर दूंगा, लाइसोसोम, ठीक है, कुछ नहीं है, स्टोरेज, ग्लाइकोजन और लाइसोसोमल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। फिर यू फॉर यूरिया से रिलेटेड डिसऑर्डर जो आए दोस्तों, जैसे आपका यही डिसऑर्डर फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। एक डिसऑर्डर और याद कर लेना, एल कैप्टोन यूरिया के नाम से आता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा। एल कैप्टोन यूरिया,
ठीक है, ज़्यादा भी याद नहीं करो तो 2 याद कर लेना, फिनाइल कीटोन यूरिया और एल्केप्टोन यूरिया। एक इसमें वैसे होमोसिस्टीन यूरिया और आता है, अगर आप याद करना चाहो तो। C4 तो बताओ कौन सी डिसऑर्डर आएगा, एक डिसऑर्डर आता है दोस्तों सिस्टिक फाइब्रोसिस, बहुत बार आप लोगों ने सुना हुआ होगा, ठीक है। और G4 गैलेक्टोसेमिया, गैलेक्टोसेमिया। देखो इसमें भाई ज़्यादा अगर आपको याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो विल्सन डिजीज को आपको याद करना ही करना पड़ेगा, थैलेसीमिया को याद करना ही करना पड़ेगा, सिकल सेल एनीमिया को करना ही करना पड़ेगा, फिनाइल कीटोन यूरिया को करना ही करना पड़ेगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस को करना ही पड़ेगा और गैलेक्टोसेमिया को करना ही करना पड़ेगा। ये ऐसे डिसऑर्डर है दोस्तों, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो, विल्सन डिजीज को, थैलेसीमिया को, सिकल सेल एनीमिया को, फिनाइल कीटोन यूरिया को, सिस्टिक फाइब्रोसिस को और गैलेक्टोसेमिया को। ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार से दोस्तों क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एल्केप्टोन यूरिया क्यों इंपॉर्टेंट है ये आगे बताऊंगा कि ब्लैक यूरिन एक कौन सी डिसऑर्डर के अंदर दिखाई देता है, कि जब पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर यूरिन करता है तो उसमें ब्लैक यूरिन दिखाई देता है, तो वो ये पूछ लेता है कि कौन सी डिसऑर्डर के अंदर ब्लैक यूरिन होता है, तो इसका जो आंसर दोस्तों वो एल्केप्टोन यूरिया होता है। उसका आंसर क्या होता है, एल्केप्टोन यूरिया। तो ये क्या होता है दोस्तों, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। कैसा डिसऑर्डर है जेनेटिक में, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब कि जो हमारे जो क्रोमोसोम है उसमें 22 पेयर जो क्रोमोसोम दोस्तों दैट आर ऑटोसोम्स, और एक पेयर जो क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम। तो ये सेक्स क्रोमोसोम के कारण नहीं होता, किसके कारण होता है दोस्तों, ऑटोसोम के कारण होता है। डोमिनेंट के कारण नहीं होता, किसी कारण होता है, रिसेसिव के कारण होता है। तो ये डोमिनेंट नहीं होते, क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। तो इस प्रकार का क्या है दोस्तों, ये डिसऑर्डर है। तो जिसे हम किस नाम से जानेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से हम इसे जानते हैं। हम किस नाम जानते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। एक इसमें मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं भाई, मैं इस चलो वो आपको आगे एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा। उसमें आता है कि भाई मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड वो पूछ लेते हैं कि इस डिसऑर्डर के अंदर मेन जो इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ते हैं हम, वो यही पढ़ते हैं हम। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसमें मेंटल रिटार्डेशन के इसमें क्या रहता है, रिस्क रहता है, तो वो हम पढ़ेंगे, तो मैं आपको आगे बता दूंगा। चलो अब आप वापस आ जाओ। मैंने सिर्फ सिंपल सा आपको क्या बताया कि भाई डेफिसिट वो इसके अंदर डिसऑर्डर किसका है, फिनाइल एलेनिन का है। क्या होता है, फिनाइल एलेनिन का सही से मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वो उसके जो कीटोन्स बन जाते हैं जो कि यूरिन के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वो सब चीज़ें छोड़ो, अब होता क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पढ़ाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने की, वो अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर। ये इसके अंदर पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ये डिसऑर्डर होता क्यों है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी के कारण ये डिसऑर्डर होता है। तो ध्यान रखना कि एक एंजाइम होता है दोस्तों, उसकी डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर होता है। तो सिंपल सा कुछ याद नहीं रखना, फिनाइल एलेनिन तो आप याद रखोगे ही। अब फिनाइल एलेनिन के साथ में आपको याद रखना है हाइड्रोक्सीलेज। क्या याद रखना है, हाइड्रोक्सीलेज, बस एक टर्म याद रखना है फिनाइल एलेनिन के साथ, क्या, हाइड्रोक्सीलेज। तो इसमें एक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है दोस्तों, और उस एंजाइम का क्या नाम है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। अब आप कहोगे सर इसकी डेफिशिएंसी के कारण हो क्या रहा है, क्यों इतना बड़ा डिसऑर्डर हो गया फिनाइल कीटोन यूरिया, क्या आपको पढ़ाना पड़ गया हमें दोस्तों, उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। एक्चुअली में फिनाइल जो एलेनिन है, फिनाइल जो एलेनिन है वो, इसको मैं पीएच लिख दूंगा इस एंजाइम को, ठीक है, आप अच्छे से लिख लेना पीएच। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि भाई आप टायरोसिन नहीं भी लोगे और अगर डाइट के अंदर फिनाइल एलेनिन ले रहे हो तो भी काम चल जाएगा। तो एक्चुअली में जो टायरोसिन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। मैंने आपको बताया कि टायर है खाए, लेकिन इस डिजीज के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये एंजाइम नहीं होगा। तो क्या फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बनेगा, क्या नहीं बनेगा। अब जो टायरोसिन हम फिनाइल एलेनिन खा लेते थे, हम टायरोसिन खाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया कि टायरोसिन क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसको खाने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन फिनाइल एलेनिन जो है दोस्तों वो इस डिसऑर्डर में टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो अब इसके कारण से जो टायरोसिन जो है वो इस डिसऑर्डर के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, इसेंशियल अमीनो एसिड बन जाता है। तो ये सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी डिसऑर्डर के अंदर है टायरोसिन इसेंशियल अमीनो एसिड बन जाता है, इसेंशियल अमीनो एसिड। देखो दोबारा से समझो, अमीनो एसिड जो है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं सिंपल वे में, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल ऐसे अमीनो एसिड हैं कि हमारी बॉडी को बना नहीं सकती है और हमें ये डाइट से लेने ही पड़ेंगे, तभी हमारे काम चलेगा, नहीं तो हमारे क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। उसी के आधार पे हम प्रोटीन को बांटते हैं, कंप्लीट प्रोटीन, इस प्रकार से इनकम्प्लीट, पार्शियल कंप्लीट, ठीक है। तो ये वाले जितने भी हैं ये क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। अब सुनो,
जब हमने फिनाइल एलेनिन खाया, टायरोसिन आप मत खाओ तो भी हमारी बॉडी बना लेगी। कैसे बना लेगी? क्योंकि फिनाइल एलेनिन जो है वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस के अंदर टायरोसिन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो टायरोसिन है दोस्तों क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। लेकिन इस बीमारी में, ठीक है, इस बीमारी के अंदर क्या होगा दोस्तों, फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिनाइल एलेनिन चाहकर भी टायरोसिन नहीं बना पाएगा। पहले तो हमारी बॉडी क्या करते थे, हम फिनाइल एलेनिन खाते थे, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाती थी, टायरोसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस डिसऑर्डर में क्या हो रहा है दोस्तों कि फिनाइल एलेनिन तो खा रहे हैं हम, लेकिन वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है। अब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है तो दोस्तों जो टायरोसिन जो है वो हमारा क्या बन जाता है, इसेंशियल अमीनो एसिड। अब हमें डायरेक्टली डाइट से क्या लेना पड़ेगा, टायरोसिन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने डाइट से टायरोसिन नहीं लिया और सिर्फ फिनाइल एलेनिन लिया तो टायरोसिन जो है वो बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है दोस्तों वो तो है ही नहीं, वो एंजाइम तो है ही नहीं। अब क्या होगा दोस्तों, और क्या क्या चीजें होंगी। फिनाइल कीटोन यूरिया डिसऑर्डर को हमने क्यों कहा, तो समझो। पहली बात तो दोस्तों कि फिनाइल जो एलेनिन है वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो फिनाइल एलेनिन की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी। अब ये फिनाइल एलेनिन की ब्लड में मात्रा बढ़ने के कारण से दोस्तों कुछ चीजें ब्लड, ये अब टायरोसिन में तो कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ और चीजों के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, कन्वर्ट हो जाता है। टायरोसिन में तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों, ये कन्वर्ट होगा फिनाइल पायरुवेट में। फिनाइल पायरुविक एसिड को पायरुवेट बोलते हैं ना, पायरुविक एसिड बोल दो, चाहे पायरुवेट बोल दो। फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल लैक्टेट, फिनाइल लैक्टेट, और एक होता है दोस्तों फिनाइल एसीटेट, एसीटेट, फिनाइल, फिनाइल में लिख लो चलो, फिनाइल एसीटेट। पहले क्या हो रहा था, ये फिनाइल जो एलेनिन है दोस्तों ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है तो अब ये किस में कन्वर्ट होगा, फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल लैक्टेट और फिनाइल एसीटेट। अब ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, तीनों फिनाइल कीटोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, फिनाइल कीटोन्स। अब ये फिनाइल जो कीटोन्स हैं दोस्तों ये किसके अंदर आएंगे, यूरिन के अंदर आएंगे। और यूरिन के अंदर जब ये आएंगे दोस्तों तो इस डिसऑर्डर को हम किस नाम से जानेंगे, फिनाइल कीटोनूरिया। इस डिसऑर्डर को हम किस नाम से जानेंगे, फिनाइल कीटोनूरिया के नाम से हम इस डिसऑर्डर को जानेंगे। बस सिंपल सा डिसऑर्डर है। कोई दिक्कत आई आपको बताओ, सिंपल सी बात है। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है कि किस प्रकार से हुआ, कुछ नहीं पढ़ना। बस मेन चीज़ें याद करने की क्या है, ये वाले याद करने की आपको है भाई, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। ज़्यादा भी याद नहीं हो तो विल्सन डिजीज, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और गैलेक्टोसेमिया। भाई ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम इस डिसऑर्डर में आगे आते हैं। इस डिसऑर्डर के अंदर आगे आते हैं दोस्तों इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पहला लिखाऊंगा कि अगर ये डिसऑर्डर इफ इट इज नॉट ट्रीटेड, अगर हमने इस डिसऑर्डर को ट्रीट नहीं किया तो क्या होगा, तो दोस्तों बच्चे के अंदर हो जाएगा मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन को अगले क्वेश्चन में अच्छे से बढ़ा दूंगा। अगले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मैं मेंटल रिटार्डेशन के बारे में अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो इस डिसऑर्डर को अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो मेंटल रिटार्डेशन होगा। पहली बात, ये डिसऑर्डर दोस्तों ज़्यादा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो जो प्लासेंटा के थ्रू जो मदर है उनको बाहर आउट कर देती है, इसलिए इस डिसऑर्डर में जो बच्चा है दोस्तों वो जन्म के समय क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। लेकिन कुछ दिनों तक जब वो डाइट के अंदर प्रोटीन लेगा, डाइट के अंदर क्या लेगा, प्रोटीन लेगा, मिल्क के अंदर प्रोटीन लेगा, तो उससे क्या होगा, वो मिल्क के अंदर पाया जाने वाला है फिनाइल एलेनिन क्या है दोस्तों वो टूटेगा, और वो टूटकर अब टायरोसिन तो बना नहीं पाएगा, तो क्या बनाएगा, फिनाइल कीटोन्स बनाएगा, और वो फिनाइल कीटोन्स बढ़ेंगे, तब क्या आएंगे दोस्तों, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे। तो इसलिए जन्म के समय तो दोस्तों इस डिसऑर्डर में भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। बाद में क्या होगा दोस्तों, अब उन फिनाइल कीटोन्स के बढ़ने के कारण बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो क्या देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो। दूसरा दोस्तों, पेशेंट के अंदर वोमिटिंग देखने को मिलेगी। पेशेंट बच्चे के अंदर क्या देखने को मिल सकती है, वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। उसके जो
टेंडन जो रिफ्लेक्स है दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्सर्टेड टेंडन रिफ्लेक्स। ये भी क्या होता है दोस्तों, देखने को मिलता है। बस थोड़ा सा याद कर लेना इसको, कुछ इतना है नहीं। तो एक्सर्टेड क्या होगा, टेंडन रिफ्लेक्स दिखाई देगा। ठीक है, जो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे बच्चों के अंदर ये भी देखने को मिला है कि दोस्तों कि इनका हेड का जो साइज है वो कम देखने को मिला है। तो इसे किस नाम से जानेंगे दोस्तों, माइक्रोसेफेली के नाम से जानेंगे। जो इनेमल जो है दोस्तों उसकी भी परत जो है उसके अंदर हाइपोप्लेजिया देखने को मिला है, इसे बोलते हैं इनेमल हाइपोप्लेजिया। इनेमल हाइपोप्लेजिया देखने को मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चाहिए याद मत करो, इनेमल हाइपोप्लेजिया याद करो, माइक्रोसेफेली मत याद रखो, एक्सर्टेड टेंडन रिफ्लेक्स मत याद रखो। देखो मैं आपको है ना, इसलिए तो एक टीचर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप भाई ये सारी चीज़ें याद नहीं करो, लेकिन करो क्या, मेंटल रिटार्डेशन और वॉमिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो यूरिन है या अदर बॉडी जितने भी सीक्रेशंस हैं उनके अंदर क्या होता है कि जैसे चूहा होता है ना या सरसों होती है, उसकी जैसी क्या आती है दोस्तों, स्मेल आने लग जाती है, अडर आने लग जाती है। तो यहाँ पर मस्टी, ठीक है, सरसों की जैसी, या फिर माउसी बोलते हैं इसको, ठीक है, मस्टी और माउसी अडर ऑफ यूरिन एंड अदर बॉडी सीक्रेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पूछेगा वो डायरेक्टली कौन सी डिसऑर्डर के अंदर मस्टी या माउसी अडर बॉडी सीक्रेशंस के अंदर देखने को मिलती है। तो आपको सीधा बताना पड़ेगा कि भाई ये जो डिसऑर्डर है ये क्या है, आपका फिनाइल कीटोन यूरिया है। एसोसिएटेड डिजीज कौन कौन सी होती हैं, मतलब कि ये डिजीज जो है दोस्तों जब ये प्रेजेंट होती है तो ऐसे बच्चों के अंदर एक तो मेंटल रिटार्डेशन, एक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट भी देखने को मिलता है, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है, ग्रोथ रिटार्डेशन, और एक मेंटल रिटार्डेशन तो मैंने आपको बता दिया। एक देखने को मिलता है हेड की साइज कम, जो हमने पढ़ लिया माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली एसोसिएटेड का मतलब ये है, देखो मेंटल रिटार्डेशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी आया है, अगर ट्रीट नहीं किया तो होगा ही होगा, तो ये तो सबसे मेन है। बाकी का मतलब ये है दोस्तों कि भाई कुछ ऐसे होता है भाई जिन बच्चों के अंदर ये देखने को मिलता है, साथ में माइक्रोसेफेली, ग्रोथ रिटार्डेशन, सीएसटी, ये भी क्या होता है दोस्तों देखने को मिलते हैं। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पहली बात जब आप सीरम के अंदर चेक करोगे तो फिनाइल एलेनिन का जो लेवल है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो कन्वर्ट बहुत कम मात्रा में हो रहा है ना, क्योंकि कीटोन्स बन तो रहे हैं लेकिन जितना टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा था उतने नहीं होंगे। तो फिनाइल एलेनिन की जो मात्रा है, जो लेवल है दोस्तों, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है कि बस सीरम के अंदर अगर आपको फिनाइल एलेनिन देखना है तो इसके लिए टेस्ट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है दोस्तों, गुथरी टेस्ट किया जाता है। बस सिंपल सा वो पूछेगा कि कौन से डिसऑर्डर के अंदर गुथरी टेस्ट किया जाता है, कौन से डिसऑर्डर के अंदर गुथरी टेस्ट किया जाता है, बस ये आपको याद रखना है। काम क्या करता है दोस्तों, सीरम के अंदर कितनी मात्रा के अंदर फिनाइल एलेनिन है ये देखता है। तो ये प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलेनिन इन सीरम, ध्यान रखना मैं सीरम बोल रहा हूँ, यूरिन नहीं बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई मैं यूरिन बोल रहा हूँ, बट मैं यूरिन नहीं बोल रहा हूँ। यूरिन के लिए इसमें एक टेस्ट और किया जाता है। ठीक है, एक तो आपको गुथरी टेस्ट याद रखना है, दूसरा टेस्ट एक फेरिक क्लोराइड टेस्ट किया जाता है दोस्तों, FeCl3 टेस्ट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, क्योंकि गुथरी टेस्ट तो सब बच्चों को आने लग गया, तो हो सकता है एग्जामिनर ये सोचे कि अब क्या पूछूं। तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम बच्चे का या जो पेशेंट है हमारा उसका क्या लेते हैं, यूरिन लेते हैं। पेशेंट का हमने यूरिन लिया और यूरिन लेकर हम उसके अंदर दोस्तों फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं। अगर उस यूरिन के अंदर फिनाइल कीटोन यूरिया है, फिनाइल एलेनिन है ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि वो तो सब में होता है दोस्तों, आपको पता है। तो ज़्यादा मात्रा में होने के कारण क्या होगा दोस्तों कि ये कलर जो है यूरिन का वो क्या हो जाता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और अगर नहीं है तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस टेस्ट को और याद रख लेना, क्योंकि एक जो टेस्ट है दोस्तों वो तो आप सभी सुनते ही हो, थोड़ा सा इस टेस्ट के बारे में भी सुन लो, इसके बारे में भी सुन लो। लास्ट जो चीज़ है दोस्तों वो आपको मैं इसका पढ़ाऊंगा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों, इसमें डाइट मॉडिफिकेशन किया जाता है। बस क्या जाता है, डाइट मॉडिफिकेशन। अब डाइट मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है दोस्तों कि इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो डाइट है उसमें फिनाइल एलेनिन को कम देते हैं, तो लो फिनाइल एलेनिन डाइट देंगे हम। लो फिनाइल एलेनिन क्या देते हैं दोस्तों, डाइट देते हैं।
ध्यान रखना, आपके पास ऑप्शन में आएगा कि आप फिनाइल एल्निन को क्या करो, रेस्ट्रिक्ट कर दो, रेस्ट्रिक्टेड कर दो, तो उस ऑप्शन को आप क्या कर देना दोस्तों, गलत कर देना। एक्चुअली में फिनाइल एल्निन इज ए इसेंशियल अमीनो एसिड। हम जानते हैं दोस्तों कि फिनाइल जो एल्निन है वो हमारा क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो दोस्तों जिस वर्ड के सामने इसेंशियल जुड़ गया तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फिनाइल एल्निन बच्चे के अंदर बिल्कुल क्या कर दिया, बंद कर दिया, अगर बच्चे के अंदर आपने फिनाइल एल्निन को बंद कर दिया दोस्तों, तो बच्चे की जो ग्रोथ है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, बिल्कुल बंद नहीं करते। डाइट जो देंगे दोस्तों वो क्या देंगे, लो फिनाइल एल्निन देंगे। कब तक देंगे, लाइफ टाइम देंगे। इसलिए बच्चे के पेरेंट्स को मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं है कि रुक जाओ कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, फिर बच्चा एकदम सही हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मूर्ख नहीं बनाना भाई, उसको साफ साफ बताना है। ऐसा हमें क्वेश्चन भी मिलेगा आगे कि हमें फिनाइल एल्निन की जो लो फिनाइल एल्निन जो डाइट है दोस्तों वो लाइफ टाइम देंगे। कई बार वो फिनाइल एल्निन लो नहीं लिखेगा, तो दोस्तों वो हो सकता है कि भाई वो प्रोटीन से रिलेटेड भी लिख दे, क्योंकि आप हाई प्रोटीन डाइट ज़्यादा भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि ज़्यादा हाई प्रोटीन दोगे तो ज़्यादा फिनाइल एल्निन रहेगा, ज़्यादा हाई फिनाइल एल्निन रहेगा तो वही फिनाइल कीटोन्स ज़्यादा बनेंगे, मेटल रिटार्डेशन कोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेना। चलो वापस से लौट के आते हैं हमारे प्यारे से क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन था कि एक नर्स है वो केयर कर रही है फिनाइल कीटोन यूरिया की, कौन सी डाइट देनी चाहिए। पहली डाइट है दोस्तों फैट फ्री। फैट ये कहता है कि भाई मुझे क्यों झेल रहे हो आप, ठीक है, मुझे क्यों डाल रहे हो लड़ाई में, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। सही बात है भाई, फैट का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना भी है तो दो चीज़ों का है, प्रोटीन और प्रोटीन का भाई अमाइनो, प्रोटीन का बेटा, भाई नहीं बोलेंगे बेटा बोलेंगे, प्रोटीन का बेटा अमाइनो एसिड, इन दोनों का लेना देना है। तो फैट कह रहा है मुझे क्यों ले रहे हो, तो भाई लोग तुझे हटा देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रोटीन एनालिस्ट। भाई ये बात बताओ, सीधी सी बात है कि अगर आप प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में दे रहे हो, तो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में दोगे दोस्तों, तो सीधी सी बात ये है कि फिनाइल जो एलेनिन है वो भी ज़्यादा मात्रा में जाएगा, और फिनाइल एलेनिन ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है वो तो है नहीं। अब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, फिनाइल कीटोन्स ज़्यादा बनेंगे। तो बात तो वही आ गई, ठीक है, वही आ गई भाई, चाहे प्रोटीन ज़्यादा दे दो या फिनाइल एलेनिन, तो वो बात में क्या हो गई, गलत हो गई। थर्ड जो ऑप्शन और जो फोर्थ जो ऑप्शन है वो दोनों आपको लग रहे हैं कि इनमें से एक आंसर होगा। तो फिनाइल एलेनिन फ्री जो है वो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, तो मैंने आपको बता दिया कि फिनाइल एलेनिन जो है इट इज ए इसेंशियल अमीनो एसिड एंड इट इज नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ। अब जो चीज़ हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है तो क्या हम उस चीज़ को वो करेंगे क्या, जो चीज़ हमारी ग्रोथ के लिए ही ज़रूरी है दोस्तों, तो ऐसी चीज़ को तो हम बंद नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर मान लो ग्रोथ इसेंशियल अमीनो एसिड को बंद कर दिया तो सीधी सी बात है क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी, और अगर ग्रोथ रुक गई दोस्तों तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फिनाइल एलेनिन फ्री नहीं देंगे, क्या देंगे हम दोस्तों, लो फिनाइल एलेनिन क्या देते हैं दोस्तों इसके अंदर डाइट देते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा, लो फिनाइल एलेनिन डाइट देते हैं। तो लिखो इसमें लिखो फिनाइल कीटोन यूरिया के बच्चे को, कि पेशेंट को लिखो यार, बच्चे को नहीं लिखेंगे क्योंकि हो सकता है कि वो एक टाइम पे बच्चा नहीं रहे, कि पेशेंट को फिनाइल कीटोन यूरिया के पेशेंट को लो फिनाइल एलेनिन डाइट दी जाती है। इसमें थोड़ा सा आगे लिख लेना भाई, क्योंकि कंफ्यूज मत हो जाना। प्रोटीन एनरिच्ड नहीं देते, प्रोटीन एनरिच्ड नहीं दी जाती, नहीं दी जाती है। और एक लाइन और लिख लेना, फिनाइल एलेनिन को रेस्ट्रिक्ट भी नहीं किया जाता, रेस्ट्रिक्ट भी नहीं किया जाता। ऐसे नहीं कि इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया और आपने बिल्कुल बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं करोगे आप, ठीक है। इस चीज़ का भी क्या रखोगे दोस्तों, ध्यान रखोगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन ए टीचिंग प्लान फॉर पेरेंट्स ऑफ एन इन्फेंट डायग्नोज्ड विद फिनाइल कीटोन यूरिया। भाई पेरेंट्स को आपको पढ़ाना है, पेरेंट्स को क्या करना है, आपको पढ़ाना है
टीचिंग प्लान पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में पढ़ाना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों कि क्या पढ़ाना है। पहला दे रखा है कि मेंटल रिटार्डेशन अकर्स इफ द फिनाइल कीटोन यूरिया इज अनट्रीटेड। 99% बच्चों को इसका आंसर पता लग गया होगा कि भाई मेंटल रिटार्डेशन ही होता है, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन कुछ और चीजें पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, को छोड़ के नहीं जाना। सेकंड के दे रखा है दोस्तों टेस्टिंग फॉर फिनाइल कीटोन यूरिया इज डन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। कि फिनाइल कीटोन यूरिया की जो टेस्टिंग है वो जन्म के जस्ट बाद क्या की जाती है। थर्ड दे रखा है कि ट्रीटमेंट फॉर फिनाइल कीटोन यूरिया इंक्लूड्स लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन। कि फिनाइल कीटोन यूरिया का जो ट्रीटमेंट जो होता है उसमें हम लाइफ लॉन्ग क्या देते हैं दोस्तों, ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिकेशंस देते हैं। ठीक है, कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये भी सही है, जब इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, आंखें खोल के पढ़ेंगे, चश्मा हटा के पढ़ेंगे मेरे वाला, तो आएगा आंसर। फोर्थ क्या देखा कि फिनाइल कीटोन यूरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। कि फिनाइल कीटोन यूरिया जो है दोस्तों वो ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन के द्वारा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। चलो पहले आंसर हमारा बिल्कुल सही है कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा अगर आपने फिनाइल कीटोन यूरिया को क्या नहीं किया, तो ट्रीट नहीं किया तो। सेकंड क्या दे रखा है कि टेस्टिंग फॉर फिनाइल कीटोन यूरिया इज डन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। बिल्कुल गलत है दोस्तों, बच्चा जो है वो जन्म के समय आपको नॉर्मल मिलेगा। क्यों नॉर्मल मिलेगा दोस्तों? क्योंकि डाइट नहीं ले रहा ना वो। फिर हम उस बच्चे को दूध देंगे, मिल्क देंगे, या फिर हम उस बच्चे को क्या देंगे दोस्तों, प्रोटीन देंगे। और बच्चे को जैसे ही मिलने लगेगी प्रोटीन के अंदर होंगे दोस्तों एमाइनो एसिड के अंदर होगा फिनाइल कीटोन व फिनाइल एलेनिन। ये फिनाइल जो एलेनिन है, ये फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा किसके अंदर, टायरोसिन में। जब ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होगा, तो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो किस में कन्वर्ट होगा? फिनाइल कीटोन्स में कन्वर्ट होगा। जैसे पायरुवेट हो गया, एसीटेट हो गया, लैक्टेट हो गया, फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल लैक्टेट, तो इनके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनके अंदर कन्वर्ट होगा तो दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आने लग जाएंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट हो जाएंगे, या ये यूरिन के अंदर आएंगे। और ये यूरिन के अंदर आएंगे तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? फिनाइल कीटोन यूरिया के नाम से जानेंगे। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो जो पेशेंट है उसको क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन होगा। अब देखो जल्दी से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। 1 मिनट में अगर आपको कोई भी डिसऑर्डर पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे वो देखते हैं। सिंपल सी बात, सबसे पहले 10 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। पीएम हिट ऑल टीवी इज ए सोट्रिक, पीएम फिनाइलएलेनिन, मिथ्योनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफेन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन और वेलिन। छोड़ो बस। कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो चौथा ऑप्शन वैसे कट गया जिसमें लिख रखा है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव। चलो और ज्यादा डिटेल में आ जाओ, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ो। विल्सन डिजीज, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और गैलेक्टोसेमिया। देखो 2-3 बार सुना, याद हो गया होगा, मुझे गारंटी दे रहा हूँ मैं 90% बच्चों को ना याद हो गया होगा। जब 3-4 बार सुनते हैं तो दिमाग में फोटो सब जाती है कि ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है, विल्सन डिजीज लिखा हुआ है, ठीक है, फिर थैलेसीमिया, नीचे नीचे गैलेक्टोसेमिया लिखा हुआ है, ऐसे माइंड में फोटो बन जाती है हमारी, ठीक है, फोटोजेनिक मेमोरी है तुम सबकी। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एंजाइम डेफिशिएंसी होता है? हाइड्रोक्सिलेज। कौन सी डिजीज है जिसके अंदर टायरोसिन एसेंशियल अमीनो एसिड बन जाता है? तो फिनाइल कीटोन यूरिया। ये फिनाइल कीटोन्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेंटल रिटार्डेशन, वोमिटिंग को याद रखना है, मस्टी माउसी अडर ऑफ यूरिन, ठीक है, माउस के जैसी बॉडी सीक्रेशंस की किसके अंदर होती है ये, ठीक है, ये छोड़ो कोई काम का नहीं है। वो 3 टेस्ट किसमें किया जाता है और फेरिक क्लोराइड टेस्ट किसके अंदर किया जाता है? फेरिक क्लोराइड को हम यूरिन के अंदर मिलाते हैं, ग्रीन कलर आ जाता है, तो ये प्रेजेंस फिनाइल एलेनिन की ज़्यादा प्रेजेंस को शो करता है। डाइट मॉडिफिकेशन में लो फिनाइल डाइट देंगे, रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। बताओ एक एक चीज़ याद हो गई होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चों आपको याद हो गई होगी। तो चीज़ों को रिवाइज करना, जब भी मैं कहता हूँ रिवीजन एक वरदान है, इसको डरना नहीं चाहिए कि मैं रिवीजन, बच्चे डरते हैं कि भाई रिवीजन अगर करूँगा तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि यार मैं भूल गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अरे भाई कॉन्फिडेंस थोड़ी है एग्जाम में, आपको मेन आपको याद है चीज़ें, वो तो आपको भगवान भूलने की भी ताकत दे रहा है, तो याद भी करने की ताकत तो दी है ना। चीज़ों को भूल रहे तो वापस से याद हो जाएगी, तो पढ़ा करो, रिवाइज जरूर किया करो। अगर रिवाइज नहीं करते तो छोड़ दो पढ़ाई, कोई काम की नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। सेकंड क्या देखा दोस्तों कि टेस्टिंग फॉर, ये मैंने बता दिया कि भाई फिनाइल कीटोन यूरिया की सेवरल डेज के बाद करते हैं टेस्टिंग हम, ठीक है, टेस्टिंग इज डन आफ्टर सेवरल डेज। तो कुछ दिनों के बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, टेस्टिंग करते हैं, सेवरल डेज के बाद करते हैं। थर्ड क्या देखा ट्रीटमेंट फॉर फिनाइल कीटोन यूरिया। कहीं सर बच्चों आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। भाई मैंने मेडिकेशन तो बताया ही नहीं, मैंने कहा था कि जो डाइट जो मॉडिफिकेशन है ना वो चलता है लाइफ लॉन्ग। मैंने ये नहीं कहा कि मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग चलती है, तो मेरे ऊपर मत डालो आपकी गलतियाँ, ठीक है, आपकी गलतियाँ आप खुद सुलटो भाई, मेरे ऊपर मत डालो ये। तो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन नहीं चलती, लो फिनाइल एलेनिन जो डाइट है वो लाइफ लॉन्ग दी जाती है, तो वो आएगा। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है फिनाइल कीटोन यूरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एन ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो बहुत गलत बात लिखी हुई है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर ये नहीं है, दिस इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है।
अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। जब यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन आ गया तो मैं थोड़ा सा आपको मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पढ़ा देता हूँ। तो मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सबके बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ, ठीक है, मोस्ट कॉमन जेनेटिक कोज लिखो, मोस्ट कॉमन जेनेटिक कोज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मैंने पहले भी बताया हो आपको कि मेंटल रिटार्डेशन का आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन जेनेटिक कोज कौन सा है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डाउन सिंड्रोम। सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ कि डाउन सिंड्रोम के अंदर कौन से नंबर का क्रोमोसोम इफेक्ट होता है, कौन से नंबर का क्रोमोसोम इफेक्ट होता है। सभी बच्चे कमेंट करो, जितने भी बच्चे हैं सब कमेंट करो, जिनको आता है वो भी करो। कह रहे हैं यार ये मेरे लेवल का क्वेश्चन नहीं है, मैं हाई लेवल पे जाता हूँ। भाई हाई लेवल पे भी लेके जाएंगे आपको, पहले छोटे लेवल से करो, ठीक है। तो बताओ कौन से नंबर का क्रोमोसोम इस पे इफेक्ट होता है। तो पहला डिसऑर्डर पूछे कि मोस्ट कॉमन जेनेटिक कोज कौन सा है, मोस्ट कॉमन जेनेटिक कोज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन कौन सा है, मोस्ट कॉमन जेनेटिक कोज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, या फिर कोज लिख लो तो डाउन सिंड्रोम आएगा। लेकिन डाउन सिंड्रोम अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो इसका आंसर आएगा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। क्या आएगा दोस्तों, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। अब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या कह रहा है कि भाई मेरे साथ क्या लड़ाई है तुम्हारी, मेरे को दूसरे नंबर पे रख देते हो। तो मैं कह रहा हूँ चलो भाई तुम्हें पहले नंबर पे रख देते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ये आए कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेंट कोज, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेंट कोज अगर आए, या इनहेरिटेड भी लिखा हो सकता है, इनहेरिटेंट कोज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन आए, ठीक है। जेनेटिक आएगा तो डाउन सिंड्रोम, लेकिन इनहेरिटेड आए या इनहेरिटेंट आए तो दोस्तों इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। भाई तेरे को भी हम ले आते हैं पहले नंबर पे। यहाँ पर सबसे मोस्ट कॉमन क्या हो जाता है दोस्तों, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों आपको वो ये पूछ सकता है कि भाई ऐसे कौन कौन सी जो मेंटल रिटार्डेशन है उसकी कैटेगरी कौन सी होती है, और एक स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो एक तो स्केल का याद रखना कि भाई 0 से 3 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर हम मेंटल रिटार्डेशन को असेस करने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं, ठीक है। आजकल क्या लेवल बढ़ गया भाई, तो बार्ले याद रख लो भाई, बार्ले, पार्ले जी का भाई बार्ले, ठीक है, जो बार्ले मेथड याद करने के लिए याद रख लेना। अब वैसलीन भी, अब बच्चा हो गया थोड़ा सा बड़ा, 3 साल से अगर बड़ा बच्चा हो गया दोस्तों तो वैसलीन यूज करेंगे, तो वैसलर मेथड होता है। कौन सा होता है, वैसलर, WECHSLER। 3 साल से छोटा बच्चा है तो बार्ले मेथड यूज करेंगे, 3 साल से बड़ा बच्चा है तो वैसलर मेथड यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों बच्चा अगर मान लो बोल ही नहीं रहा और बड़ा भी हो गया और बोल नहीं पा रहा है, नॉन वर्बल, अगर नॉन वर्बल असेसमेंट मेथड पूछे मेंटल रिटार्डेशन का तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, उस बच्चे को हम पत्थर देंगे कि भाई तू ले पत्थर, ठीक है। याद करने के लिए बता रहा हूँ, कहीं आप सुबह पत्थर ही दो मुझे, तो उसको बोलते हैं हम लेटर आर। तो 3 असेसमेंट मेथड बताइए आपको मैंने। पहली बात, बोल रहा है 0 से 3 साल का है बार्ले, बोल रहा है 3 साल से ज़्यादा का है वैसलर, ठीक है, क्या है वैसलर, और एक नॉन वर्बल है दोस्तों उसको लेटर देंगे तो लीटर, नॉन वर्बल लीटर। तो 3 ही तो याद रखने हैं, बार्ले, वैसलर और बार्ले, वैसलर और लीटर, ठीक है, बार्ले, वैसलर और लीटर। ऐसे याद नहीं रहे तो याद रख लो, बार्ले है, एक वैसलीन है और एक लेटर है, क्योंकि आपके तो ऑप्शन आएंगे, ऐसे तो है नहीं आपको कोई वैसे करना। जिस बच्चे की मेमोरी ज़्यादा कम है मेरे जैसे, तो वो ऐसे याद रख लो। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि भाई कैटेगरी से रिलेटेड आ जाता है कि भाई कितने से जो IQ जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आ जाता है कि भाई कितनी IQ से ज़्यादा क्या है मेंटल जो रिटार्डेशन की जो कैटेगरीज है दोस्तों उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप इसको क्या करना दोस्तों, याद करना। पहले याद रखना आप 90 और उससे ज़्यादा, ठीक है। अब 90 में 20 कम करो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 70। फिर दोबारा से 20 कम करो तो 50। तो 2 बार तो हम क्या करेंगे, 20 कम करेंगे, तो 90 या उससे ज़्यादा, फिर 70, फिर 20 कम 50। अब 20 कम नहीं करना, अब आपको 15 कम करना है तो 35, फिर दोबारा से 15 कम करना है तो कितना हो जाएगा 20, और लास्ट का शुरू तो 0 से ही करेंगे, ठीक है। याद करने का कभी नहीं भूलो, उसका तरीका बता रहा हूँ कि कैसे याद रखो, आगे तो मैं लिखा दूंगा आपको, टेंशन मत करो, ठीक है। 90, 20 कम करो 70, फिर 20 कम करो 50। 2 बार 20 कम करना है, 2 बार 15 कम करना है, लास्ट में 0 लाना है, बस ये याद रखना है कि 2 बार 20 कम करना है, 2 बार। अब आगे तो बिल्कुल सिंपल है भाई, यहाँ से शुरू करो, देखो यहाँ 20 है तो यहाँ 19 ही तो होगा ना, सिंपल सी बात है। यहाँ 35 है तो यहाँ कितना होगा, 34 होगा।
यहाँ दोस्तों 50 है तो यहाँ पर क्या होगा, 49 होगा, क्योंकि तभी तो 50 से स्टार्ट हुआ ना। यहाँ क्या है 70 है तो ये क्या होगा दोस्तों 69 होगा। और यहाँ 90 है, 90 इक्वल में लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों 89 होगा। बोलो याद हो गया या नहीं हो गया, आगे तो कुछ है ही नहीं। 90 या उससे ज़्यादा है दोस्तों तो वो कहलाएगा नॉर्मल। नॉर्मल IQ है, मेंटल रिटार्डेशन के अंदर काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर 70 से और 89 है दोस्तों तो ये कहलाएगा बॉर्डर लाइन। क्या कहलाएगा, बॉर्डर लाइन। अगर अब बहुत सिंपल है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब मेंटल रिटार्डेशन में आ गया माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। याद ही नहीं करना भाई, कुछ याद नहीं करना, बस एक याद करना है आपको, कुछ याद ही नहीं करना। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो गया आपका। एक बचा है उसको तो याद कर ही लो यार, प्रोफाउंड। एक ही तो याद करना है, प्रोफाउंड, बस प्रोफाउंड याद कर लो। तरीका देख लो, 90 से स्टार्ट कर दो, 20 कम कर दो 2 बार, 90 से 70 कर दो, 70 से 50 कर दो, फिर 15 कम कर दो, 35 कर दो, और फिर 20 कर दो, और फिर लास्ट में 0 से स्टार्ट कर दो। इधर से नंबर जोड़ते जाओ, एक कम करते जाओ, 20 है 19 कर दो, 35 है 34 कर दो, 50 है 49 कर दो, 70 है 73 कर दो, और 90 है तो इधर 89 हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको क्या कर सकते हो दोस्तों, याद करके रख सकते हो। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, जो मेंटल जो एवरेज जो मानी जाती है उसको IQ की, उस टाइम लगभग वो 100 के अबाउट होती है, और जो रेंज है वो 90 से लेकर क्या होती है 110 तक हो सकती है। रेंज क्या हो सकती है 110 तक हो सकती है। तो वो चीज़ भी आप याद रख लेना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बस आपको, बस इतना बहुत है, इतना पढ़ लिया, आपको ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत इसमें नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा अगर हमने पेशेंट को क्या नहीं किया दोस्तों, ट्रीट नहीं किया, तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। तो लिख लो, इसमें लिखो अगर फिनाइल कीटोन यूरिया को ट्रीट नहीं किया गया तो बच्चे को क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन। बच्चे को क्या हो सकता है दोस्तों, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। ठीक है, बच्चे को क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है अगर हमने फिनाइल कीटोन यूरिया को ट्रीट नहीं किया तो बच्चे को क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि द पेरेंट्स ऑफ ए न्यूबॉर्न विद फिनाइल कीटोन यूरिया नीड हेल्प एंड सपोर्ट इन एडहरिंग टू स्पेसिफिक डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, पेरेंट्स आए आपके पास, भाई सिंपल लो बिल्कुल, न्यूबॉर्न के पेरेंट्स आए आपके पास, उनको फिनाइल कीटोन यूरिया, वो कह रहा है भाई मुझे समझा दो एक बार कि भाई ये डाइट का पंगा क्या है, क्या ये डाइटरी रेस्ट्रिक्शन है। नर्स से पूछते हैं, फिर पूछ रहे कि हाउ लॉन्ग विल आवर चाइल्ड हैव टू बी ऑन दिस डाइट, कि भाई हमारे बच्चे को कितने समय तक यार इस डाइट पे रखोगे आप। तो हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, नर्स को रेस्पॉन्स कैसे देना चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है कि वी स्टिल आर नॉट श्योर, यू शुड डिस्कस दिस विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। भाई मुझे नहीं पता। अब भाई आप लोग नोट सेट का एग्जाम क्लियर करके गए हो या नहीं करके गए। अगर आप नहीं करके गए हो और तो दोस्तों आप कह सकते हो कि आई एम नॉट श्योर। भाई आप अगर एग्जाम क्लियर करके गए हो तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पेशेंट को जो आपको आता है वो आपको बताना पड़ेगा। आप सीधा नहीं कह सकते भाई मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, आपको बताना ही पड़ेगा। तो ये वैसे ही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों क्या कह रहा है कि इफ योर बेबी डज वेल, अगर आपका बेबी अच्छा करता है तो फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन कैन ग्रेजुअली बी इंट्रोड्यूस्ड। धीरे धीरे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन वाले फूड देने लग जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, भाई ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ये एंजाइम जो है वो जेनेटिकली है और अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो नर्स को जरूरी है, नर्स को सच बोलना जरूरी है, ट्रूथफुल होना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि किसी को आप थोड़े से समय के लिए खुश करने के लिए आप उसको क्या कर रहे हो दोस्तों, वो कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रूथफुल और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, दो चीज़ें हमेशा नर्स को देनी है। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, तो भाई आपको ट्रूथफुल होना जरूरी है, अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो भी देना क्या है, जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आपने खुश करने के लिए थोड़े दिन की बात है हंस के बोल दिया, बस थोड़े दिन की बात है कुछ नहीं है, फिर ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि यूर चाइल्ड नीड्स टू बी ऑन दिस डाइट एट लीस्ट थ्रू एडोलसेंस एंड इनटू एडल्टहुड। बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा एडोलसेंस में लेना है, फिर एडल्टहुड में लेना है, फिर बुढ़ापे में नहीं जरूरत है। तो ये तो बावड़ी बात हो गई। ठीक है, एडोलसेंस एंड इनटू एडल्टहुड नहीं दोस्तों,
ये लाइफ लॉन्ग चलेगी, ये डाइट क्या चलेगी, लाइफ लॉन्ग चलेगी। तो दिस इज ए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम एंड इट इज रिकमेंडेड दैट डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी कंटिन्यूड। एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है दोस्तों ये, और डाइट जो है वो दी जाती है लो फिनाइल एलेनिन डाइट। रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, लो फिनाइल एलेनिन देंगे, प्रोटीन कम मात्रा के अंदर देते हैं, देते जरूर हैं लेकिन कम मात्रा में देते हैं, क्योंकि अगर हमने प्रोटीन ज़्यादा दे दी तो प्रोटीन से बनेंगे अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे तो फिनाइल एलेनिन ज़्यादा बनेगा, फिनाइल एलेनिन ज़्यादा बनेगा तो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है, और अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है तो टायरोसिन कन्वर्ट नहीं होगा, टायरोसिन और बाहर से लेना पड़ेगा। दूसरी बात, ये फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो जाएगा किसी के अंदर, फिनाइल एलेनिन पायरुवेट के अंदर, फिनाइल एलेनिन लैक्टेट के अंदर, ठीक है, और एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये यूरिन के अंदर आएंगे, फिनाइल कीटोन्स के रूप में आएंगे, जिसके कारण मस्टी, ठीक है, आपकी मस्टर्ड जो और माउसी जो ऑर्डर है वो यूरिन और बॉडी सिक्रेशंस में देखने को बच्चे को मिलती है। मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है, वॉमिटिंग जो है दोस्तों वो भी क्या हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है। तो ये सिम्टम्स क्या होते हैं इसके अंदर देखने को मिलते हैं। गोथरी जो टेस्ट है वो किया जाता है, फेरिक क्लोराइड जो टेस्ट है वो यूरिन के लिए किया जाता है। गोथरी टेस्ट सीरम के अंदर जो फिनाइल एलेनिन है उसकी अधिक मात्रा को क्या करता है, शो करता है, क्योंकि फिनाइल एलेनिन जो है उसकी मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, दैट इज रिकमेंडेड दैट डाइट रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी कंटिन्यूड। तो लिख दो फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है जिसमें लो फिनाइल एलेनिन डाइट लाइफ लॉन्ग दी जाती है। एक लाइन जोड़ना चाहते हो वो लिख दो, अगर नहीं दी तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, अगर नहीं दी तो क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। अगर आप देना चाहो तो ये दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड है, मैंने पूरा डाउन सिंड्रोम अच्छे से पढ़ाया हुआ है भाई, इससे ज़्यादा डिटेल में और नहीं पढ़ा सकता, तो इसको भी एक बार देख लो। ए नर्स प्लान टू डिस्कस चाइल्डहुड न्यूट्रिशन विद ए ग्रुप ऑफ पेरेंट्स होज चिल्ड्रन हैव डाउन सिंड्रोम। ठीक है, एक नर्स डिस्कस कर रही है न्यूट्रिशन के बारे में, किसके, ग्रुप ऑफ पेरेंट्स होज चिल्ड्रन हैव डाउन सिंड्रोम इन एन अटेम्प्ट टू मिनिमाइज ए कॉमन न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम शुड बी एड्रेस। भाई कौन सी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है, बस सिंपल सा याद रख लेना कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे के अंदर क्या होता है दोस्तों, ओबेसिटी देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे बच्चे के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव कैलोरी इंटेक होती है और जो ग्रोथ जो है वो उतनी हो नहीं पाती। अब ग्रोथ हो नहीं रही है और कैलोरी लेते जा रहे हो, तो उसके कारण बच्चे के अंदर क्या हो जाती है दोस्तों, ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, उसको लिखवा दूंगा मैं कि एक्सेसिव कैलोरी इंटेक और इम्पेयर्ड ग्रोथ के कारण ओबेसिटी हो जाती है। रिकेट्स नहीं होगा भाई, रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। ठीक है, एनीमिया दोस्तों वो नहीं, एनीमिया न्यूट्रिशन से होगा, आयरन से होगा, विटामिन B12 से होगा, तो इससे नहीं होगा, यहाँ पे फोलिक एसिड से होगा। ठीक है, सबसे आगे आयरन को रखा करो हमेशा। ठीक है, इसके बाद देखा दोस्तों कि भाई रूमिनेशन, रूमिनेशन का मतलब क्या होता है, रूमिनेशन मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसी बीमारी जिसमें कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई रीजन ही नहीं है। ठीक है, कोई आपको हाइपरट्रोपिक पायरोकिस्टेनोसिस नहीं है, कोई आपको डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार बच्चे को क्या हो रहा है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, रूमिनेशन के नाम से जानते हैं, कि रिपीटेड रिगर्जिटेशन विदाउट एनी जीआई डिजीज। ठीक है, रिपीटेड रिगर्जिटेशन विदाउट एनी जीआई डिजीज, इसे हम किस नाम जानते हैं, रूमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो ये भी नहीं होता। तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, ओबेसिटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, ओबेसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के बच्चे के अंदर ओबेसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, और मैंने सब आपको डाउन सिंड्रोम में पूरा अच्छे से करा रखा है, मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर मैं पढ़ा के आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट करूँ, तो वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मेरे पास थोड़े से टाइम की कमी है, तो मैं अगली क्लास और डिटेल में मतलब और आगे थोड़ी बड़ी क्लास लूँगा मैं। तो अभी हम यही ख़त्म करेंगे। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे के अंदर एक कॉमन न्यूट्रिशन प्रॉब्लम ओबेसिटी देखने को मिलती है। इसमें लिख लो एक बार। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज कैलोरी इंटेक and
डिक्रीज ग्रोथ ओबेसिटी इज ए कॉमन प्रॉब्लम इन ए डाउन सिंड्रोम। एक डाउन सिंड्रोम के बेबी में ये क्या हो जाती है, कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, एक बार हम इसको जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको वापस रिवाइज करा देता हूँ। तो ये तो हो ही गया कि भाई कॉमन न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, डाउन सिंड्रोम के बच्चों के अंदर ओबेसिटी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया कि फिनाइलकीटोन्यूरिया एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है और ये जो है डाइटरी रेस्ट्रिक्शन ये लाइफ लॉन्ग रहेंगे, कंटिन्यू करने पड़ेंगे, आपको बीच में नहीं छोड़ सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो ये था कि अगर आपने फिनाइलकीटोन्यूरिया को ट्रीट नहीं किया तो क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है। और इसके बाद में दोस्तों लास्ट जो आज का जो क्वेश्चन था हमारा वो है हमारा कि फिनाइलकीटोन्यूरिया के अंदर लो फिनाइल एलेनिन जो डाइट है दोस्तों वो क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। कुछ क्वेश्चंस हमने जरूर कम देखे हैं लेकिन अच्छी क्लास थी आज की हमारी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने बात की है। कल की क्लास के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं कल की क्लास में। कई सारे जो साइन है दोस्तों उसके बारे में हम क्या करेंगे, कल बात करेंगे। तो आपसे फिर से कल की क्लास में मुलाकात होगी। जब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।